हेलो एनिमे फैंस, तो आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज हम देखने वाले सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 35 को। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हंटर एसोसिएशन वालों ने जिन्बू को एस रैंक के लाइसेंस दे दिया है और अब वो एस रैंक का हंटर बन चुका है, जिसकी वजह से मीडिया में बहुत ही ज़्यादा बवाल हो गया था और न्यूज़ पे बस उसी के बारे में बातचीत चल रही थी और सभी लोगों को पता चल चुका है कि वो अब एस रैंक का हंटर बन चुका है और वो साउथ कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर है। लेकिन जिन्बू को यहाँ पर अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही होती है कि वो सारे मीडिया वाले उसकी फोटो क्यों खींच रहे हैं, बल्कि जबकि वो सभी लोग तो लिमसान के लिए यहाँ पर आए थे। और वहाँ पे एक रिपोर्टर जिन्बू से सवाल पूछ रहा होता है, जिन्बू पहले तुम तो एक ई रैंक के हंटर थे, लेकिन अब तुम एक एस रैंक के हंटर बना दिए गए हो, तो रीअवेकनिंग होने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? नई पावर्स मिलने के बाद तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तुम कुछ बोलना चाहोगे इस बात पे? तभी वहाँ पे व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर यूनवू आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें इनके सवाल का जवाब नहीं देना है तो मैं तुम्हें यहाँ से बचा के बाहर निकाल दूंगा अगर तुम चाहते हो तो। लेकिन यहाँ पर जिन्बू अपनी एबिलिटी की मदद से वहाँ से गायब होकर तुरंत रिपोर्टर के पीछे चले जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि टेंजिन के अंदर टस्क वहाँ से गायब हुआ था। जिन्बू भी यहाँ पे वही एबिलिटी की यूज कर रहा होता है। न्यूज रिपोर्टर्स और दोनों गिल्ड के मास्टर इतनी बुरी तरीके से शॉक हो गए होते हैं, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता कि जिन भी इतनी स्पीड के साथ उनके पीछे जाके खड़ा हो जाता है कि उनमें से किसी ने कुछ भी नहीं देखा होता है। तभी वहाँ पे चोई चोंग कह रहे होते हैं, ये तो एक मेज क्लास का हंटर है, लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, ये तो असिस्टेंट टाइप का भी बन सकता है। और वहाँ पे व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर इतनी बुरी तरीके से शॉक हो गए होते हैं, वो बोल रहे होते हैं, मैंने तो इसे अपनी बीस्ट मोड में भी इसकी एबिलिटी को नहीं देख पाया। क्यों इन वो मनी मन ये सोच रहे होते हैं। मुझे पता है जिन्बू बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है, लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है। असली प्रॉब्लम ये है उसने इतनी ज़्यादा स्पीड कहाँ से हासिल करी है। उसने इतनी स्पीड लगाई कि मैं अपने बीस्ट वाले मोड में भी उसको नहीं देख पाया। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? आती में यूइन वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं, आखिर ये इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे बन गया? मैं कुछ दिन पहले ही तो इससे मिला था, लेकिन उस समय ये इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था। क्या इसकी रीअवेकनिंग बहुत ही पहले हुई थी? लेकिन ये साथ ही साथ ये भी बोल रहे होते हैं, इसको कोई रीअवेकनिंग नहीं मिली है। सांग जिनवू एक ऐसा हंटर है जो कि टाइम के साथ ग्रो कर सकता है। सेम टाइम पे यही न्यूज़ वॉशिंगटन में भी चलाई जा रही होती है, जिसपे कोई डांसुक भी देख रहा होता है और वो मनी मन सोच रहा होता है, तो ये अभी तक जिंदा है और ये एक एस रैंक का हंटर भी बन चुका है और ये रेड गेट इंसिडेंट से जिंदा बच गया। इसकी मौत मेरे हाथ से ही लिखी है। अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि मेरे भाई को इसी ने मारा ही होगा। नेक्स्ट सीन हमें ऑक्शन सेंटर का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि जिन्हों अपने रेड ऑर्क को बेचने के लिए जाता है, जिससे कि मैजिक पावर सीधा डबल हो चुकी होती है। और वहाँ का मैनेजर उसे चेक कर रहा होता है और बोल रहा होता है, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा अनोखा क्रिस्टल है, इससे तो मैजिक पावर सीधा डबल हो जाएगी। हमारे पास जैसे भी ऐसे इक्विपमेंट है, उनसे तो सीधा 30% या 50% तक मैजिक पावर बढ़ सकती है, लेकिन ये तो सीधा 100% तक डबल कर देती है। जिसपे कि वो जिन्वू से बोलते हैं, आखिर तुम्हें ये बॉल मिली कहाँ से? जिसपे कि जिन्वू बताता है, मुझे ए रैंक के टेंजिन के अंदर मिली थी। जिसपे कि वो मैनेजर कहता है, अरे हाँ, मैं भी तो कितना बेवकूफ हूँ, ऐसे क्रिस्टल तो सिर्फ टेंजिन के अंदर ही मिल सकते हैं। साथ ही में वो मनी मन में अंदर में ये भी सोच रहा होता है, अगर चोई चोंग को ये बात पता चल गई कि हमारे पास एक ऐसा क्रिस्टल है जिससे कि मैजिक पावर सीधा डबल हो जाती है, तो वो पैसों का बैग लेके सीधा यहाँ पर भागे भागे आ जाएंगे। कि चोई चोंग भी एक मैजिक टाइप का हंटर है जो कि मैजिक पावर का यूज करता है, तो वो भी इस क्रिस्टल को जरूर खरीदना चाहेगा, जिससे कि उसकी मैजिक पावर सीधा डबल हो जाएगी। यहीं पे जिन्वू मनी मन सोच रहा होता है, मुझे डीमन कासल को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे क्लियर करना होगा, ताकि मैं अपनी मॉम के लिए होली वाटर ऑफ लाइफ बना सकूं। और वो वहाँ के मैनेजर से पूछता है, क्या आपके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो कि फायर टाइप से मेरे को बचा सके? जिसपे कि वो मैनेजर थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है और उस पे जिन्वू पूछता है, क्या आपके पास ऐसा इक्विपमेंट नहीं है? ऐसे इक्विपमेंट को ढूंढना क्या मुश्किल है? जिसपे वो मैनेजर कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे पास वो है, लेकिन हम उसे ऑनलाइन नहीं बेचते हैं, क्योंकि ऐसे इक्विपमेंट बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, तो इन्हें सिर्फ ऑफलाइन स्टोर पे जाकर ही खरीदा जा सकता है। और साथ ही में वो मैनेजर जिन्वू को एक दूसरे रूम में ले जाता है, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट एक ग्लास के पीछे रखे हुए होते हैं। वो मैनेजर जिन्वू से बोलता है, ऐसे इक्विपमेंट बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, तो ज़्यादा हंटर इनकी डिमांड करते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। हमारे पास बहुत ही ज़्यादा आर्मर पड़े हुए हैं जो कि तुम्हें फायर टाइप से बचा सकते हैं, तो इनमें से कोई एक आर्मर तुम सेलेक्ट कर सकते हो। जिन्वू यहाँ पे सारे आर्मर को बड़े ध्यान से देख रहा होता है और वो उस मैनेजर से बोलता है, तुमने कहा था ये बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, तो तुमने इन्हें नॉर्मल से गिलास के पीछे क्यों रख रखा है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई इन्हें चुरा लेगा? जिस पे वो मैनेजर कहता है, तुम्हें ये गिलास देखने में तो बहुत ही हल्के लग रहे होंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, इनके ऊपर एक मैजिक करा हुआ है जिसकी वजह से ये टूट नहीं सकते हैं। और अगर कोई ए रैंक का हंटर अपनी पूरी पावर के साथ भी इस पे हिट करता है, तब भी वो इसे नहीं तोड़ पाएगा। जिस पे जिन्वू कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? और वो मैनेजर जिन्वू से कहता है, अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो तुम खुद ही हिट करके देख सकते हो। साथ ही में वो मैनेजर जिन्वू से कहता है, अगर तुमने इस गिलास को एक ही हिट में तोड़ दिया तो तुम अपने सारे रेजिस्टेंस इसके अंदर रख सकते हो। जिस पे जिन्वू कहता है, मुझे इसके अंदर से मैजिक पावर तो महसूस हो रही है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये मेरे को रोक सके। कहीं ये मैनेजर ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कर रहा है? जिस पे जिन्वू अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए एक पंच बनाता है
जिन्हों की इतनी ज़्यादा पावर देख के वो मैनेजर भी शॉक हो जाता है और वो कहता है, अरे 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 तुम रुक जाओ, तुमने तो मेरी बात को सीरियसली ले लिया, मैं तो मजाक कर रहा था। अगर तुमने ग्लास को तोड़ा तो हंटर गिल्ड के सारे हंटर यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि हमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है कि ग्लास टूटते ही वो यहाँ पर आ जाएंगे। हमारी इस पूरी सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा उनके ऊपर ही है। साथ ही में वो मैनेजर मनी मन ये भी सोच रहा होता है, मैंने तो सुना था कि एक मेज क्लास का हंटर है, तो इसके मुक्के में इतनी ज़्यादा पावर कैसे आ गई। तभी जिन्हों उससे कह रहा होता है, क्या यहाँ पर कोई नाइफ मिलेगी, मेरे को नाइफ भी चेक करनी है। तभी वहाँ पे मैनेजर उसे अपने एक दूसरे बंदे के साथ भेज देते हैं, जो कि वेपन्स का शॉपकीपर होता है, और वो जिन्हों को दूसरे रूम में ले जाता है। तभी वहाँ पे मैनेजर की नज़र टूटे हुए गिलास के ऊपर पड़ती है और वो देखती है क्या इसकी पावर के वजह से ही इसमें क्रैक आ गया है, और अगर वो मुक्का मार देता तो ये तो टुकड़े टुकड़े हो जाते। तभी वहाँ पे हमें दूसरे सीन में वेपन रूम के दिखाया जाता है, जहाँ पे कि जिन्हों एक नाइफ को चेक कर रहा होता है और वो उस बंदे से पूछता है कि इसकी प्राइस कितनी है, जिसपे कि वो बंदा बनाता है ये 30 मिलियन की है, जिसपे जिन्हों शौक हो जाता है, क्या ये तो इसकी क्वालिटी तो इतनी अच्छी भी नहीं है और ये 30 मिलियन की है। वो मनी मन सोच रहा होता है ये नाइफ इतना अच्छा नहीं है और इसके स्टैट्स भी इतने अच्छे नहीं है, फिर भी इतना महंगा है। तभी वो अपनी इन्वेंट्री में से नाइट किलिंग डैगर को बाहर निकालता है और वो उस बंदे से पूछता है, जरा चेक करना इसकी कीमत कितनी होगी, जिसपे कि वो बंदा देखता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छा डैगर है और इसके स्टैट्स और क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये कम से कम 100 मिलियन का तो होगा ही। और जिन्हों यहाँ पर उसकी ये बात सुन के शॉक हो जाता है और कह रहा होता है, मैंने इसे अपने सिस्टम के स्टोर से 2.8 मिलियन का खरीदा था, क्या ये रियल लाइफ में 100 मिलियन का बिकता है। वो यहाँ पे मनी मन सोच रहा होता है, जो उसके पास मिस्टर किम की स्वॉर्ड थी वो इतनी खास नहीं थी, लेकिन वो फिर भी 3 मिलियन की थी, और जो जिन्हों ने आर्मर पहन रखा था वो तो बहुत ही अच्छा था, तो कम से कम वो 100 मिलियन के आसपास का तो होगा ही। और जिन्हों ये भी सोच रहा होता है, अगर मैं अपने इन्वेंट्री के वेपन्स को इतने महंगे में बेच सकता हूँ तो वो जरूरी बहुत ज़्यादा ही खास होंगे, और वो बॉल जो मैं यहाँ पे बेचने के लिए आया हूँ वो तो और भी ज़्यादा खास होगा, क्योंकि वो सीधा मैजिक पावर को डबल कर देता है, तो मैं उसे नहीं बेचूंगा। तभी यहाँ पे हमें दूसरा सीन व्हाइट टाइगर गिल्ड की बिल्डिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर यूएनओ को कुछ बात समझ में ही नहीं आ रही होती है कि आखिर एक हंटर इतना ज़्यादा ग्रो कैसे कर सकता है, क्या एक हंटर रियल लाइफ में ग्रो भी कर सकता है। और वो साथ में ये भी सोच रहे होते हैं, जब मैं बीस्ट मोड में होता हूँ तो मैं यहाँ के सब कुछ देख लेती है, और उस दिन रैट गेट इंसिडेंट में जब मैंने जिन्हों को देखा था तो वो मेरे जितना ताकतवर नहीं था, लेकिन अब मैं जब उसे देखता हूँ तो वो मेरे से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। आखिर वो रियल लाइफ में ग्रो कैसे कर रहा है। मैं तो वहाँ पे बिल्कुल बेवकूफ़ लग रहा था जो उसे अपने गिल्ड में ज्वाइन कराना चाहता था। जितनी उसके पास अब पावर हो चुकी है वो तो अपना खुद का एक गिल्ड बना सकता है, तो उसे साउथ कोरिया के टॉप 5 गिल्ड को ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर वो अपनी पावर को इसी तरह बढ़ाता रहा और अगर इसी तरह ग्रो करता रहा तो एक दिन वो हमारे पांचों गिल्ड के बराबर जितना ताकतवर हो जाएगा, और हम पांचों गिल्ड वाले भी मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ में एक अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के जो मैनेजर होते हैं, जो जिन्हों को पहली बार मिले होते हैं, वो अभी भी सोच रहे होते हैं कि क्या हुआ अगर जिन्हों ने हमारे मास्टर को रिजेक्ट कर दिया, तो मैं अभी भी कोशिश नहीं छोड़ूंगा और उसे अपने गिल्ड में ही लेकर आऊंगा। अभी वो मैनेजर जिन्हों के अपार्टमेंट के बाहर आ जाते हैं और वो देख रहे होते हैं कि वहाँ पर पहले से ही बहुत ज्यादा रिपोर्टर्स आए हुए हैं, तो सोच रहे होते हैं आज लगता है मैं जिन्हों से मिलने का मौका नहीं मिल पाएगा, यहाँ तो पहले से ही बहुत ज्यादा रस है। जिन्हा ऊपर से सब कुछ देख रही होती है कि नीचे कैसे रिपोर्टर वालों ने इतनी भीड़ लगा रखी है, और वो जिन्हों से कहती है रिपोर्टर वाले तो यहाँ जाने से का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो वहाँ पर एक रिपोर्टर की नजर जिन्हा के ऊपर पड़ती है और वो कहती है सभी ऊपर देखो, जिन्हों की बहन, और वो सभी अपना कैमरा ऊपर कर लेते हैं, जिसपे कि जिन्हा शर्मा जाती है और तुरंत ही नीचे बैठ जाती है, और जिन्हों से कहती है ये लोग क्या है, ये लोग तो यहाँ से जाने का नाम ही ले रहे हैं। जिस पे कि जिन्हों जिन्हा से कहता है तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं नीचे जाके उन सभी लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहूँ, जिस पे कि जिन्हा उसे सीधा सीधा मना कर देती है। वो कहती है पहले से ही तुम्हारे बारे में इतनी सारी उल्टी सीधी बातें चल रही हैं, और अगर तुम सीधा इन्हें जाके मना कर दोगे तो तुम्हारे बारे में और बातें बनाई जाएंगी। दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं, इतने में उनको गेट खटखटाने की आवाज़ आती है, जिस पे कि जिन्हों सोचता है रिपोर्टर्स ही होंगे जो ऊपर आ गए होंगे, और वो कहता है रुको मैं इन्हें अभी धमका के आता हूँ। और वो जैसे ही गेट खोलता है और कहता है क्या तुम लोगों को बात समझ में नहीं आती है, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम लोग यहाँ से जाओ। लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर रिपोर्टर तो होते ही नहीं है। वहाँ पे जिन्हों खड़ा होता है जो कि अपना पूरे बैग वैग लेके सब कुछ आया होता है और रो रहा होता है और कह रहा होता है मेरे डैड ने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाके रहूँ। जिस पे कि जिन्हों कहता है तुम्हारा तो एक अपना घर था ना, तुम तो अपने डैड से अलग रहते थे। जिस पे कि जिन्हों कहता है मेरे वो भी मेरे डैड का ही तो नाम था और उन्होंने मेरे को वहाँ से भी निकाल दिया। तो मैं जिन्हों से कहता है क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, अब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाके रहूँ, तो अगर तुम मुझे अलाउ करोगे तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूँ। जिस पे कि जिन्हों गेट बंद कर देता है। जिन्हा जिन्हों से पूछती है ये लड़का कौन था, क्या तुम इसे जानते हो, आखिर ये क्या बोल रहा था। जिस पे कि जिन्हों उससे कहता है नहीं मुझे नहीं पता ये कौन था, मैं तो इसे जानता भी नहीं, मैं तो इससे पहली बार मिला था, पता नहीं कौन ही था यार ये।
वो जिन्वो वहाँ पर गेट को पीट रहा होता है और कह रहा होता है प्लीज़ जिन्वो गेट खोल दो, मैं कहाँ रहने के लिए जाऊँगा, मेरे पास तो कोई जगह नहीं है। वहीं पे हमारे दूसरी सीन वो जिन्वो के डैड की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उसकी मॉम उसे कहती है आपको नहीं लगता आपने हमारे बेटे के साथ कुछ ज़्यादा ही गलत कर दिया, आप कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। जिस पे कि उसके डैड कहते हैं नहीं, अगर उसे आज़ादी चाहिए तो उसे अपने स्टैंड के उस पे लेनी होगी। मैंने उसे बोला था कि वो हमारे गिल्ड को संभाल सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे जिन्वो के गिल्ड को ही संभालना है, पता नहीं वो जिन्वो के पीछे ही पड़ गया है। तभी उसके डैड कहते हैं मुझे कुछ सही सा नहीं लग रहा है। जिस पे कि जिन्वो की मॉम कहती है क्या हुआ आपको, क्या हुआ? जिस पे कि उसके डैड कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारा फेस डबल डबल दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वो वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं और बस यहीं पे हमारे ये एपिसोड की एंड होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और साथ में कमेंट भी कर देना कि आप सोलो लेवलिंग के अलावा कौन सी एनीमे को देखना चाहते हैं।